नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न है और जो है दोस्तों एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इन प्रश्न को जरूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है ना। बालक का जो विकास होता है वो कौन कौन से एरियाज में बटा है उसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। और चौथा ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बालक के विकास के जो है क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उसका सही आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। पहला ऑप्शन है आपका शीर्षगामी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है निकट दूरस्थ सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास का दिशात्मक यानी कि सिर से पैरों की ओर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका शीर्षगामी सिद्धांत जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राघव जब शिशु था, है ना, राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण से उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता या अनिरंतरता का मुद्दा। दूसरा ऑप्शन है आरंभिक परवर्ती अनुभवों का मुद्दा। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा। चौथा ऑप्शन है एक रूपता व्यक्तित्वता का मुद्दा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक एवं पालन पोषण का मुद्दा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रकृति और पालन पोषण जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है समानांतर खेल कहलाएगा। दूसरा है कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन है एकांगी खेल। और चौथा है स्वतंत्र व एकांकी खेल। तो कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने वाला होगा, कौन सा खेल होगा इसमें, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कल्पनाशीलता वाला खेल जो होगा वो दूसरों की भावनाओं, विचारों और विश्वासों को समझने में सहायक होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए, है ना, और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करे। पहला ऑप्शन है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। तीसरा ऑप्शन है यंत्रीय प्रयोजन उन्मुखीकरण। और चौथा है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के
कौन से सिद्धांत में दोस्तों? नैतिक तर्कणा के बारे में छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समान प्रकार रूप से लागू किए जाते हैं, कि उनका निजी कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण वाला जो है ये चरण आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है ना। सारा अपनी बहन को क्या कर रही है? चिढ़ा रही है कि उनके पिताजी ने उससे ज़्यादा नींबू पानी जो है दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा को गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा, और वह मानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है जीववाद, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है आपका वर्ग समावेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका केंद्रीयकरण, है ना। केंद्रीकरण जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? फलतः तार्किक मानसिक समझ उभारने लगती है। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसके बाद दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक चरण और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों विकास के किस काल में बालक जो है वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए जूझता है। कैसे, क्या और क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? सीखने की यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन है बच्चे को दिशाहीन करेगी, दूसरा ऑप्शन है उसे आक्रामक बना देगी, तीसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगी और चौथा है सीखने में मदद नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिगम यानी कि सीखने के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? जो सहायक खोज है वो किस चीज में सहायक है? पहला ऑप्शन दिया है आपका संज्ञानात्मक ठंड, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है सहपाठी सहयोग, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य और चौथा है पुनर्बलन। तो वाइगोस्की के कौन से सिद्धांत में दोस्तों सहायक खोज को सहायक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सहपाठी सहयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सहपाठी सहयोग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक गतिबोधक विज्ञान बुद्धि, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है तार्किक गणितीय गणन बुद्धि और चौथा है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि जो होगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका हेतल घर में गुजराती बोलती है। हेतल एक कोई स्टूडेंट होगी जो घर में क्या बोलती है? गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है ना। मतलब उस भाषा को पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। उसके विद्यालय में
अनुदेशन माध्यम हिंदी है, यानी कि स्कूल में जो है हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है बहुभाषावाद की संस्कृत करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अध्यापकों को विद्यार्थी हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर से सीखा है उसे भूल जाए। और चौथा ऑप्शन है हेतल को उस अनुभाग में भेजा जाना चाहिए जिसमें अनुदेशन का माध्यम अंग्रेजी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कहा गया है बहुभाषावाद की संस्कृत करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, है ना, सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेंडर क्या है? जेंडर क्या है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है जन्म के समय निर्धारित होता है। दूसरा है आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका एक जन्मजात गुण है। और चौथा है सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। तो जेंडर क्या होता है दोस्तों? इनमें से सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, उसी को हम जेंडर कहेंगे, है ना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये दिया गया है दावा, है ना, दावा करके दिया है। ए में कहा जाता है कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क कहता है मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। सही विकल्प का यहाँ पे आपको चुनाव करना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो ए दावा में कहा गया है वो आपका सही हो जाएगा कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन विविध तरीकों से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। अलग अलग तरीकों से आप बच्चों का आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन जो तर्क में कहा गया है आपका कि मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए, ये तर्क में गलत कथन कहा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 3 में कहा गया है कि ए जो है सही है लेकिन आर गलत है, यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है ना। प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता नहीं है उसे हमें बताना है। पहला है बच्चों की सक्रिय सहभागिता। दूसरा है लचीला समूह रचना। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय अध्यापक। और चौथा है दंड और पुरस्कार पर ध्यान। तो कौन सा होगा दोस्तों जो प्रगतिशील कक्षा का विशेषता नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कहा गया है दंड और पुरस्कार पर ध्यान, यही जो होगा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राशि में बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया गया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तीसरा है उपदेशनात्मक है। और चौथा है कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका बाल केंद्रित है। ये जो कहा जा रहा है वो क्या है? बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्या कहेंगे, है ना। जो सहयोगात्मक प्रणाली है और सहपाठी अधिगम है उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है
रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन में कहा है अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? समावेशी कक्षा में जो सहपाठी अधिगम और सहयोगात्मक प्रणाली क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले जो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जिनको सुविधा से वंचित है ना, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों के लिए विशेष सेक्शन बनाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधा देनी चाहिए अध्यापक को? तो वो हो जाएगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, है ना, जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह की विशेषता का इस्तेमाल कर सके। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का एक बीमारी है, एक विकार है, डिसऑर्डर है ना, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी? एक बालक है, एक विद्यार्थी है जिसको क्या है? अवधान न्यूनता और अतिक्रियाशीलता का विकार है। तो समावेशी करने के लिए कौन सी कक्षा जो होगी प्रभावशाली होगी? पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है अत्यधिक संरचना बद्ध कक्षा का, जहां पर मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है। दूसरा कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा में जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। और चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कक्षा में जहां अध्यापक चिंतन स्तरीय जटिल कार्य जो है अनुदेशन द्वारा होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा जहां कक्षा लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। यही जो होगा दोस्तों समावेशन करने के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण में है ना? पहला ऑप्शन है आपका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक बुद्धि और चौथा है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपसारी चिंतन वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि, है ना। ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक बुद्धि आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है ना, पढ़ने में क्या हो रही है? परेशानी हो रही है, उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पहला ऑप्शन है पढ़ने व लिखने में, दूसरा ऑप्शन है आपका गामक संचरण में, तीसरा है चित्र बनाने में और चौथा है सुनने में। वह छात्र जिन्हें पठन में वैफल्य है, तो कौन सी परेशानी होगी दोस्तों? उनको पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है आपका बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। और चौथे में कहा गया है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो इनमें दोस्तों बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है
बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ये भी आपका करेक्ट है। और तीसरे में कहा है बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे थोड़ा कम सोचते हैं ना, लेकिन सोचते तो हैं, तो ऑप्शन 3 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में कहा गया दोस्तों कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये जो है दोस्तों रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में जो है दोस्तों दिया गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी जो काम करते हैं उनमें जो त्रुटि आती है उसके विश्लेषण करने का मेन जो उद्देश्य है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथक्करण करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच चिंतन को समझना। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना। और चौथा है विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बच्चों की सोच चिंतन को समझना, जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो सीखना है वो किसके द्वारा जो है प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा, है ना। पहला ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक कारकों से, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, तीसरा है विद्यालय से संबंधित कारकों से, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक द्वारा भी प्रभावित होता है, समाज और संस्कृति द्वारा भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी बच्चा जो होगा अधिगम में प्रभावित कर पाएगा सीखने को, है ना, और अध्यापक से भी संबंधित है। तो ये दो होंगे दोस्तों, चारों जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों का त्योहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उनके आधार पर सूचना निर्मित करने के लिए बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक रचनावाद, तीसरा है प्रत्यक्ष निर्देशन, और चौथा है पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका सामाजिक रचनावाद, जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, जो NEP 2020 सुझाती है कि कक्षा का अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को कहाँ तक देना चाहिए। पहला ऑप्शन है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और चौथा है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो NEP 2020 का क्या उद्देश्य था दोस्तों, वो हो जाएगा आपका खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, दूसरा ऑप्शन संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, तीसरा ऑप्शन एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, और चौथा है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो स्मृति विषयक युक्ति कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वह तकनीक है जो याद करने में आपको मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को
किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? पहला ऑप्शन है आपका रटकर सीखना, दूसरा है दृष्टिकोण को जानना, तीसरा ऑप्शन है आपका समालोचनात्मक चिंतन और चौथा है आपका खोजबीन। तो दोस्तों ये किस चीज़ को जो है समुन्नत कर रही है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमें क्रम में जमाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका दृष्टिकोण को जानने के लिए ऐसा किया जाता है, तो दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? समालोचनात्मक चिंतन को भी दोस्तों ये बढ़ावा देगा, तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। और क्या होगा? खोजबीन के अवसर भी दिए जाते हैं, तो चौथा भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन रटकर सीखना जो होगा दोस्तों ये आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आपका 2, 3 और 4 है ना, 2, 3 और 4 जो होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया है, 2, 3 और 4 है ना, 2, 3 और 4 जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया हुआ है कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण है इसका अधिगम अर्थपूर्ण हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प का हमको चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन सही होगा कि कारण सही होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों कथन और जो है आपका कारण दोनों में सही बात किया गया है ना, कि बच्चों में परीक्षाओं के अच्छे अंक लाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए उन्हें असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव जो है हमें पैदा नहीं करना चाहिए कि आप अच्छे अंक लाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण में कहा गया है कि अर्थपूर्ण हो सके, अधिगम जो है अच्छे से हो सके, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों के शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करे। तो ये दोनों जो है दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन जो है रीजन जो है दोस्तों वो सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है एक ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी अलिंजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है ना, जिसे परिस्थिति पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? पहला ऑप्शन है आपका अपनी योग्यता में कमी, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई होने को अपना जो है कारण बताएगी, तीसरा ऑप्शन है दुर्भाग्य और चौथा है अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या फिर पक्षपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उसकी योग्यता में कमी को जो है जिम्मेदार ठहराएगी, जिसके कारण वह असफल हो गई है ना, मेहनत नहीं की होगी इसलिए वह असफल हो गई, इसलिए अपनी योग्यता को कमी को जिम्मेदार ठहराएगी। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका चाहती है ना, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, यानी कि इंटरनल तरीके से क्या रहे, मोटिवेट रहे। उसे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चे में तुलना करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भौतिक पुरस्कार देने चाहिए और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने में आनंद को अभिप्रेरित करवाना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बच्चों में जो जिज्ञासा है उसको क्या करनी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सीटेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।